कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते हैं। यहाँ पर यूके की सरकार छिपा रही थी, लेकिन यूके का आर्थिक संकट निकलकर सामने आ गया है, जिसे कहते हैं एक बड़ा बम फटना। आर्थिक बम फट गया है और 100% जीडीपी का। लेकिन बेहद डराने वाली बात है, क्योंकि जो वजह निकल कर आ रही है उस वजह से डर पैदा होता है कि क्या कल को भारत का भी ये हाल हो सकता है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डील के 24 घंटे बाद ही फ्रांस पूरी तरीके से बदल गया। फ्रांस ने अब भारत को बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में कुछ रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग दी थी और जिस रेटिंग में ये कहा था कि ब्रिटेन के बारे में हमने उम्मीद की थी कि यहाँ मंदी आएगी, लेकिन ब्रिटेन में मंदी नहीं आई और जर्मनी में मंदी आ गई। जर्मनी को लेकर खबरें आने लगी कि जर्मनी में मंदी में है। यूरोप का पहला देश जर्मनी हुआ, जो जर्मनी चला गया मंदी में। मई महीने की खबर है जिसमें कहा गया कि यूके की इकोनॉमी मंदी नहीं देखेगी। अब जरा सोचिए, आईएमएफ इस बात को कह रहा है कि यूके मंदी नहीं देखेगा और उसके कुछ ही दिन बाद खबर ये आती है कि यूके में तो एक आर्थिक तबाही का बम फट गया है कि यूके का जो कर्जा है वो कर्जा 100% उसकी जीडीपी का हो चुका है। तो 1961 के बाद ये पहली बार ऐसा है जो हालात यूके के ऐसे पहुंच चुके हैं कि इसका कर्जा उसकी कुल जीडीपी का 100% है। मतलब ये कि इनके पास जितनी इनकी जीडीपी है उससे कई गुना ज्यादा इनके ऊपर कर्ज का बोझ लद गया है। इन सब के बीच में एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है और वो खबर देखकर आप सोचेंगे कि अरे वाह, इसके बावजूद यूके ऐसा कर रहा है। इन्होंने कह दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, ब्याज दर को बढ़ाएंगे, यानी लोगों को सुख सुविधाएं और ज्यादा दी जाएगी। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कि चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो इस चुनाव के पहले हम लोगों को टैक्स में भी राहत देंगे। 1960 और 1961 का दौर था, तब 10 महीने का एक मंदी आया था। अप्रैल 1960 में शुरू हुआ था और फरवरी 1961 में खत्म हुआ था और वो हालात किसी तरीके से संभाल लिए गए थे। पर सिर्फ अकेले के मई महीने में ब्रिटेन की सरकार ने कितना कर्जा लिया है, अगर आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस साल सिर्फ मई के महीने में 20 बिलियन पाउंड का कर्जा लिया है यूके की सरकार ने और पिछली साल मई के महीने में जहां $2 बिलियन का लिया था। फर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि मात्र एक साल में कितना ज्यादा अंतर हो रहा है। अब आखिरकार क्या पगला गई है यूके की सरकार जो कर्जा पे कर्जा लिए जा रही है? जब स्थिति इतना बुरा है तो आपको बता दें, एक सिस्टम बना दिया है इन्होंने और वो सिस्टम इनके लिए गले की फांस बन चुकी है। क्योंकि आपको बता दें, सरकार बहुत सारे ऐसे स्कीम चलाती है जिसमें खर्चा सरकार देती है, जैसे कि बिजली बिल का एक बड़ा परसेंटेज सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसी तरीके से महंगाई है देश में, तो महंगाई से बचने के लिए भी कई बेनिफिट पेमेंट किए जाते हैं। उसके बाद दुनिया भर से कर्जा लिया है तो उसका ब्याज भी तो चुकाना होगा। एक साथ तीन चीजें चलती हैं। अपने घर में रेवड़ियां बांटी जा रही है सब्सिडी के नाम पर, लोगों में विद्रोह ना हो तो महंगाई के नाम पर भी बेनिफिट प्रोग्राम दिए जा रहे हैं और कर्ज का ब्याज तो चुकाना ही है। तीन मुसीबतें, और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा के लिए, व्यापार के लिए तो अभी कुछ है नहीं। तो वो देश दिवालिया करेगा कि नहीं करेगा? अब इन सब के बीच में अगर ये टैक्स बढ़ा देते, लोगों से टैक्स लेना शुरू करते, तो शायद इनके लिए कुछ बचने का रास्ता बनता। लेकिन इन्होंने ये सोचकर कि आने वाले हैं चुनाव और चुनाव में अगर जनता को हमने टैक्स बढ़ा दिया तो जनता हम पर टूट पड़ेगी, इसलिए इन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम टैक्स और घटाएंगे। अब अगर ये टैक्स घटाते हैं तो इनके लिए मुसीबत और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही थी कि भारत के लिए
टेंशन वाली बात क्यों है? हमने देखा श्रीलंका में भी खूब सब्सिडी दिया गया। हमने देखा पाकिस्तान, खूब सब्सिडी यहाँ पर इमरान खान सरकार ने बांटी ताकि उन्हें वोट चाहिए था। श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात थे और भारत में भी कुछ राज्य यही कर रहे हैं कि फ्री की चीजें बांट रहे हैं। ज्यादातर देशों में यही देखा जा रहा है कि फ्री और सब्सिडी के नाम पर अगर अपने ही देश के ऊपर कर्जा बढ़ता है तो स्थिति दिवालिया होने तक पहुंच जाती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है यूके में, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने रातों रात पाला क्यों बदल लिया। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कुछ ऐसा ही है। भारत कई सालों से अपना इंजन बनाने के चक्कर में लगा हुआ है और अपना इंजन नहीं है तो फाइटर जेट भी उस मुकाबले में बन नहीं पा रहा है। जब तक इंजन के ऊपर आत्मनिर्भरता नहीं हो तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी वायुसेना बहुत ज्यादा मजबूत है। क्योंकि आप फाइटर जेट के लिए निर्भर हो किसी और के ऊपर। अगर कोई युद्ध लंबा खिंच गया और उस देश ने देने से आनाकानी करनी शुरू कर दी तो जंग आप वहीं पे हार जाओगे। भारत काफी लंबे समय से फाइटर जेट का इंजन बनाना चाहता था, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। भारत टेक्नोलॉजी भी लेना चाहता था, लेकिन ये जो यूरोपीय और अमेरिकी देश हैं ये काहे को टेक्नोलॉजी दे। पर समय का फेर देखिए, अमेरिका का जी जो कभी भारत को नसीहत देता था वो 80% तक टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। और जहां जी से डील फाइनल ही होने वाली है तो इन सब के बीच में फ्रांस की तरफ से एक प्रस्ताव आता है। फ्रांस की कंपनी है सैफरन ये कह रही है कि वो 80% देने को तैयार है। हम आपको इंजन की टेक्नोलॉजी 100% देने को तैयार हैं, बिना कोई नियम बना, बिना किसी कानून के और बिना कुछ रूल्स बना के कि ये करना है वो नहीं करना है। हम बिल्कुल आपको साफ 100% देने को तैयार हैं। अब सवाल ये होता है कि अचानक से वो इतना ज्यादा दयावान क्यों हो गया? तो आपको बता दें, ये अचानक से दयावान इसलिए हो रहा है क्योंकि ये समझ रहा है कि भारत के 114 फाइटर जेट के डील को हासिल करना है और अमेरिका की कंपनी जी जो इंजन निर्माण के लिए हाथ बढ़ा रही है, भारत की कई परियोजनाओं में भी कह रही है कि हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, अपने फाइटर जेट की डील हमें दे दीजिए। फ्रांस चाहता है कि किसी भी हाल में ये डील उसे ही मिले। फ्रांस के द्वारा TOT फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ मिलकर चलने की बात, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई एक्सेस, कोई सेंसिटिव इशू नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को फ्रांस के साथ जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।